जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और वियतनाम के बीच साइन हुई ब्रह्मोस मिसाइल की डील। भारत ने फिलीपींस को भी ऑफर करी है एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस। फ्रेंच डेलीगेशन के सामने कंडक्ट हुआ पिनाका रॉकेट्स का ट्रायल। भारतीय सेना के भविष्य के बैटल टैंक्स में इंटीग्रेट किए जाएंगे एडवांस्ड ड्रोन्स। और पाकिस्तान ने किया क्लेम कि भारत ने टेस्ट करी अपनी अग्नि 6 ICBM मिसाइल। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह की तरफ से कंफर्म किया गया है कि भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील है वो ऑलरेडी साइन हो चुकी है। हालांकि अभी इसे पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ये साइन हो चुकी है। और उनका ये भी कहना था कि फिलीपींस के बाद वियतनाम अब ब्रह्मोस का दूसरा बायर बन चुका है, और जबकि इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील है वो फाइनल स्टेजेस में है। और जबकि इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत फिलीपींस के लिए अब ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वाले वेरिएंट को भी ऑफर कर रहा है। इससे पहले फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइल का वेरिएंट मिला है उसकी रेंज 290 किलोमीटर्स तक है, और अब जो एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस ER ऑफर की जा रही है तो उसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड की गई है। और वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय सेना है तो वो भी ब्रह्मोस मिसाइल के 800 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट के एक बड़े ऑर्डर को प्लेस करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज शनिवार को लखनऊ में एक ओपन एयर नेवल म्यूजियम जिसका नाम है नौसेना शौर्य वाटिका, तो इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाए रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस ऑपरेशन के दौरान जो भारतीय नौसेना है वो अपनी फुल प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रेंथ के साथ अरेबियन सी पर डिप्लॉय की गई थी, और वहाँ से नेवी ने लगातार पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना के रखा हुआ था। और इसी के परिणाम स्वरूप जो पाकिस्तान की पूरी नेवी है तो वो अपने केवल पोर्ट्स तक ही सिमट के रह गई थी। आज NDA के 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा के बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल रुपेंद्र द्विवेदी ने मीडिया के साथ इंटरेक्शन में इस बात को दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और फिलहाल इसमें अस्थायी रूप से युद्ध विराम लागू है, लेकिन अगर आगे कोई और स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में जो इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों ब्रांचेस हैं यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो वे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए भी बिल्कुल सही तरीके से तैयार हैं। बाकी आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि वर्तमान समय में हम तीनों सर्विसेज के बीच आपसी तालमेल को और भी बढ़ाने पर लगातार काम कर रहे हैं, और हम अपने आप को अगले वॉरफेयर के लिए सही तरीके से इक्विप कर रहे हैं 24/7। इसके अलावा उनको ये भी कहना था कि जो बैटलफील्ड है वो आज के समय में ट्रांसपेरेंट हो चुका है, हर एक मूवमेंट दूसरी साइड को पता रहती है, तो इसलिए हमें हमारे डिप्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और हमारी प्रोटेक्शन के मामले में बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पर बात करते हुए आर्मी चीफ का यह कहना था कि इसकी जो सफलता है वो पब्लिक ट्रस्ट और नेशनल यूनिटी पर आधारित रहती है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तभी सफल हो सकता है जब पूरा नेशन इसमें एक साथ आए और उन लोगों पर विश्वास किया जाए जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो मैं आपको इस बात का पूरा आश्वासन दे सकता हूँ कि जिस देश में एक दूसरे पर ट्रस्ट है, सभी स्टेक होल्डर्स पर ट्रस्ट है, तो वो देश वो वॉर जरूर जीतेगा। आर्मी चीफ ने भी कंफर्म किया कि थिएटराइजेशन वाली जो योजना है वो अपने राइट ट्रैक पर है और अगले 2 से 3 वर्षों में वो अपना शेप लेगी। और आर्मी चीफ ने ड्रोन वॉरफेयर पर विशेष रूप से जोर दिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो एक कन्वेंशनल बैटलफील्ड से कहीं आगे तक एक्सटेंड होंगे, और ये ज़मीन, हवा, समुद्र, स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कॉग्निटिव डोमेन्स, इन सभी जगहों पर लड़े जाएंगे। और इसलिए भारत की मिलिट्री भी अपने आप को एक फ्यूचर रेडी फोर्स में ट्रांसफॉर्म करने पर लगातार काम कर रही है। और जैसे कि भारतीय सेना प्रमुख हमेशा ईगल ऑन द आर्म्स वाले कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे हर एक जवान को पता होना चाहिए कि ड्रोन कैसे फ्लाई किया जाता है, कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है, और इसके लिए अकेडमीज और सभी अन्य जगहों पर ट्रेनिंग चल रही है। भारत की डिफेंस PSU आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड अब नेक्स्ट जनरेशन के आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स में अनमैन्ड सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने वाली योजनाओं पर काम कर रही है, और इसलिए अपने भविष्य के मेन बैटल टैंक प्रोग्राम्स के लिए लॉयटरिंग म्यूनिशंस, कामिकाजे ड्रोन्स, तो इस तरह के अलग अलग अनमैन्ड सिस्टम्स के स्वीट को विकसित करने के लिए AVNL ने इंडस्ट्रीज़ के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी किया है। और इस EOI के मुताबिक जो AVNL है वो डेवलपमेंट फेज के दौरान 3 प्रोटोटाइप्स के सेट्स को खरीदेगी, और अगर भारतीय रक्षा मंत्रालय अपने FRCV यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम के तहत उनके टैंक प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करती है तो फिर ये जो रिक्वायरमेंट है वो 590 ड्रोन सिस्टम्स के अराउंड एक्सपेंड की जाएगी। और इस परियोजना पर बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत काम किया जा रहा है, यानी कि स्वदेशी डिज़ाइन, स्वदेशी डेवलपमेंट और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग। बाकी AVNL को अपने टैंक प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट करने के लिए जिस तरह के अनमैन्ड सिस्टम्स चाहिए तो उसकी स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं, तो वो कम से कम 500 mm तक के रोल्ड होमोजेनस आर्मर को पेनिट्रेट करने में सक्षम होना चाहिए, और साथ ही टॉप अटैक एंगेजमेंट प्रोफाइल्स के माध्यम से वो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर्स को भी डिफीट करने में सक्षम होना चाहिए।
इसके अलावा उस पर्टिकुलर लॉइटरिंग म्यूनिशन की जो रेंज है वो कम से कम 15 किलोमीटर तक होनी चाहिए और एंड्योरेंस टाइम कम से कम 45 मिनट्स का, और जो CEP है वो 1 मीटर से कम होनी चाहिए ताकि दुश्मन के आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स पर बेहद ही एक्यूरेट स्ट्राइक की जा सके। वहीं इसके अलावा रिकॉनासेंस पर्पस के लिए AVNL को रिक्वायरमेंट है अनटेथर्ड ड्रोन्स की, जो कि 30 फ्रेम्स पर सेकंड से 2K रेजोल्यूशन की वीडियो को ट्रांसमिट कर सके, और वो भी 20 किलोमीटर की दूरी से। जबकि इस EOI में टेथर्ड ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट भी रखी गई है जो कि लगातार ISR सपोर्ट दे सके, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनासेंस। टेथर्ड ड्रोन्स जो कि केबल से डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं, और इस वाले केस में वो आर्मर्ड व्हीकल से केबल के थ्रू जुड़े रहेंगे, जिससे उसको पावर भी मिलेगी। यानी कि 3 खास तरह के अनमैन्ड सिस्टम्स AVNL को चाहिए: टेथर्ड ड्रोन, अनटेथर्ड ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस। और इनके प्रोटोटाइप स्टेज के दौरान कम से कम 50% तक का स्वदेशी कंटेंट इसमें कंपलसरी है, और जिसे फाइनल प्रोडक्शन लॉट तक 80% तक बढ़ाया जाएगा। बाकी एक अपडेट यह है जिसमें ANI के साथ एक इंटरव्यू में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की तरफ से बताया गया कि भारतीय नौसेना की योजना में अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, अनमैन्ड सरफेस वेसल्स और अंडर वाटर वेसल्स को एक्वायर करना शामिल है, और जो मैन अनमैन्ड टीमिंग वाला कॉन्सेप्ट है तो उस पर भी भारतीय नौसेना काम कर रही है। उनका ये कहना था कि हम लगभग 2 दशक से मैरीटाइम सर्विलेंस मिशंस के लिए अनक्रूड एरियल सिस्टम्स को इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अब हम इसे सक्रिय रूप से ऑटोनॉमस सरफेस और अंडर वाटर सॉल्यूशंस में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। और नेवी की जो भविष्य की फ्लीट होगी उसमें क्रूड और अनक्रूड दोनों ही कैपेबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इंडियन नेवी है वो और भी अधिक MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की योजना बना रही है, जबकि इससे पहले नेवी ने ऑलरेडी 24 हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए थे, जिनका फेज डिलीवरी के माध्यम से इंडक्शन भी हो रहा है। और पहले वाले ऑर्डर जिसमें 24 प्लेटफॉर्म शामिल थे, तो उनमें से 3 हेलीकॉप्टर्स अभी वर्तमान समय में हमारे क्रू की फॉल ऑन ट्रेनिंग के लिए USA में यूटिलाइज भी किए जा रहे हैं, जबकि 15 हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी भारत को डिलीवर हो चुके हैं और 3 और हेलीकॉप्टर्स की जल्द ही डिलीवर होने की उम्मीद है। और जब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में उनसे प्रश्न पूछा गया तो नेवी चीफ का कहना था कि मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, सी कंट्रोल, डेटरेंस और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, तो इस मामले पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं तो वे आज भी सेंटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, विशेष रूप से पर्शियन गल्फ से लेकर मलाक्का स्ट्रेट तक और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के बढ़ते हुए हितों को देखते हुए। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की रणनीतिक आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई थी, और जो कैरियर बैटल ग्रुप है वो आज भी समुद्र में एक सोवरेन कॉम्बैट पावर को रिप्रेजेंट करता है। और खैर, इस तरह की स्टेटमेंट से इस बात के ही संकेत मिलते हैं कि भारत आज भी एयरक्राफ्ट कैरियर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट के तौर पर देखता है, और शायद भविष्य में हमें भारतीय नौसेना की सर्विस में और भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखने को मिलेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके लिंक पाकिस्तान के ISI और मोस्ट वांटेड दाऊद के साथ थे, और ये सारे मिलकर दिल्ली, मुंबई और देश के ऐसे अन्य राज्यों में आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहे थे। और ये 9 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए, ये दिल्ली, मुंबई, पंजाब, तो इन जगहों के रहने वाले हैं, और इनमें से कुछ फॉरेन नेशनल्स भी हैं। इनके पास से एक बड़ी क्वांटिटी में एम्यूनिशन और वेपन्स भी रिकवर किए गए। और इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये जो ग्रुप है ये सीमा पार बैठे अपने हैंडलर से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था और उनके अंडर ऑपरेट कर रहा था, और इनको टास्क दिया गया था कि देश में अलग अलग जगहों पे हमले करने हैं ताकि एक पैनिक क्रिएट हो और भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो डिस्टर्ब हो सके। और इनकी जो गिरफ्तारी है उसे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर स्पेशल सेल के कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के माध्यम से हो पाई है। और इनके पास से जो वेपन्स रिकवर किए गए हैं उसमें ग्लॉक पिस्टल्स, करीब 25 कार्टेजेस, 4 ग्रेनेड्स तो ये भी शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए हैं। और ये आरोपी शहजाद भाटी के नेटवर्क के माध्यम से ही ISI के साथ लगातार टच में थे और अपने पोटेंशियल टारगेट्स के लिए वहाँ से लगातार इंस्ट्रक्शंस रिसीव कर रहे थे। और दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब तो ये इनके मुख्य टारगेट में थे। और अब जो स्पेशल सेल है वो इस ग्रुप के फाइनेंशियल ट्रेल को भी एग्जामिन कर रही है। इनके कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि इस मॉड्यूल का नेटवर्क और कितना बड़ा था और कौन कौन इसमें शामिल था। और साथ में इस बात की पुष्टि की जा रही है कि कहीं इनके साथ देश के अन्य हिस्सों में कुछ और एडिशनल ऑपरेटिव्स अभी भी एक्टिव हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने वेपन्स इनके पास से रिकवर हो रहे हैं, तो फिर से पाकिस्तान एक्सपोज होता है कि कैसे वो लगातार भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने के लिए भारत में आतंकी हमले लगातार प्लान कर रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंधु 2.0 की एक हैवी डोज चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ही समय पहले अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान के मिसाइल्स को अमेरिका के लिए एक थ्रेट बताया था, क्योंकि उनका मानना था कि पाकिस्तान जो है वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स पर भी फोकस कर रहा है। तो पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, जो उनके एनालिस्ट है, वो इस बात से परेशान थे कि अमेरिकन ऑफिशियल्स पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन भारत के मिसाइल प्रोग्राम पर प्रश्न क्यों नहीं उठा रहे। तो हुआ यह कि अभी हाल ही में एक इवेंट में US के वॉर सेक्रेटरी से पाकिस्तानी पत्रकार ने एक प्रश्न पूछा कि भारत ने अभी हाल ही में अग्नि 6 ICBM मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर्स की है और जो कि US और यूरोप के कई सारे हिस्सों तक पहुँच सकती है। हालांकि US वॉर सेक्रेटरी ने इस पर जवाब बहुत ही अलग तरह से दिया और फिलहाल उन्होंने ये कहा कि हम अभी किसी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं और ना ही किसी को खतरा बोल रहे हैं।
लेकिन यूएस के वॉर सेक्रेटरी के जवाब से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जो ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत ने अभी हाल ही में अग्नि 6 ICBM मिसाइल को टेस्ट किया था, तो ये पाकिस्तानी पत्रकार को बताया किसने कि हमने अग्नि 6 का टेस्ट किया है, जबकि भारत ने तो एक एडवांस्ड अग्नि मिसाइल टेस्ट करी थी और उसमें MIRV कैपेबिलिटी को टेस्ट किया गया था। अब वो जो एडवांस्ड अग्नि मिसाइल है तो वो अग्नि 6 है, तो ऐसा भारत ने ऑफिशियल नहीं कहा है। और जैसे कि हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि एडवांस्ड अग्नि मिसाइल वो संभावित रूप से अग्नि 5 का मार्क 2 वेरिएंट हो सकता है, जो कि उसके लॉन्चर में भी दिख रहा था और कुछ रिपोर्ट्स में उसे अग्नि 6 के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह भी देखा जा रहा था, लेकिन वो अग्नि 6 ICBM नहीं थी। हाँ, भारत के पास कैपेबिलिटी जरूर है कि वो अग्नि 6 बना सकता है, लेकिन जैसा कि DRDO चीफ ने कहा था कि उसके लिए हमें भारत सरकार के अप्रूवल का इंतजार है, जो कि फिलहाल अभी तक नहीं आया है। और पाकिस्तानी पत्रकार हैं, पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं, तो इनका प्रश्न ही गलत है और इनका प्रश्न सुनने के बाद DRDO खुद ही कहेगा कि कमाल है, ये हमने कब कर दिया। तो जैसे कि पहले भी रिपोर्ट्स आई थी कि जो फ्रांस है वो भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो अब लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि सोलर डिफेंस ने पोखरण में फ्रेंच डेलीगेशन के सामने इस स्वदेशी पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के डेमोन्स्ट्रेशंस को कंडक्ट किया है। और अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो फिर उम्मीद है कि जल्द ही पिनाका का एक यूरोपियन कस्टमर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत की जो डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स है, जो कि कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स यानी कि CMF के नाम से जानी जाएगी, तो उस पर इनिशियल वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और ET नाउ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि COSC की तरफ से क्लियरेंस मिल चुका है और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने NSA श्री अजीत डोवाल को इसके बारे में ब्रीफ भी किया था। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ये सभी शामिल रहेंगी। और अग्नि सीरीज की जितनी भी मिसाइल्स हैं तो वो भी कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ इस CMF में इंडक्ट की जाएंगी। इसके अलावा चाइनीज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज़ साइंटिस्ट ने किल दैम ऑल ड्रोन स्वार्म एल्गोरिदम को अनवील किया है और ये जो नया एल्गोरिदम है तो ये चाइना के फिक्स विंग ड्रोन की जो फ्लीट्स है उनको एक बहुत बड़े बैटलफील्ड में ऑटोनोमसली सर्च करना अलाउ करेगा और उस बैटलफील्ड में मौजूद हर एक एनिमी को एलिमिनेट करेगा ऑटोमेटिकली। और इस एल्गोरिदम के माध्यम से जो डिसीजन को लेने वाली स्पीड है वो 6.6 मिली सेकेंड्स की रहेगी। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा एल्गोरिदम है कि एक सिंगल फाइनल ऑर्डर मिलने के साथ ही ये सारे स्वार्म ड्रोन्स ह्यूमन कमांड से कट ऑफ हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली एनिमी को पूरी तरह से एलिमिनेट करने वाले मोड में चले जाएंगे। और अब समय है आज के इतिहास का। आज ही के दिन 1999 के कारगिल वॉर में ऑपरेशन विजय के दौरान हवलदार शिवांग रिजिंग ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन ऑपरेशन विजय के दौरान मेजर राजेश सिंह अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक ऑपरेशन के दौरान कर्नल RR गौर, सिपाही जगरूप सिंह, सिपाही सुरेंद्र सिंह, सिपाही बिल्ला सिंह और सिपाही सरदूल सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1974 में 4 असम राइफल्स के राइफलमैन P शेरपा वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की रेंज कितनी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।